नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश कुमार महतो, सहायक शिक्षक। आज मैं आप लोग को जेक सेकेंडरी एग्ज़ाम जो 2020 में हुआ था, उसमें जो साइंस विषय के जो क्वेश्चन आए हुए थे, उनका व्याख्यात्मक रूप से आप सभी के समक्ष उसके आंसर के बारे में विश्लेषण करेंगे। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं हमारा जो क्वेश्चंस हैं इसमें देखिए, पहला ए नंबर में क्वेश्चन है, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का हमेशा काल्पनिक, सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो बिंब का हमेशा जो छोटा प्रतिबिंब बनाता है वो उत्तल दर्पण होगा, क्योंकि उससे प्रतिबिंब सीधा बनता है। और हम लोग जानते हैं उत्तल दर्पण जो होता है वो हम लोग वाहनों में पश्च दृश्य के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। बी नंबर क्वेश्चन है, अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आभासी, सीधा तथा छोटा। सी नंबर है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस रहता है। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डी नंबर, आवेश का एसआई मात्रक लिखिए। तो आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम। ई नंबर, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से प्रकट होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो हैं वो उत्तरी ध्रुव से प्रकट होकर के दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं। उसके बाद देखते हैं 2 का ए नंबर क्वेश्चन, जो रसायन से है। रासायनिक अभिक्रिया Fe प्लस CuSO4 एरो FeSO4 प्लस Cu किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। अगला प्रश्न है हमारे बीच 2 का बी नंबर, टर्टरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो टर्टरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत जो है वो है इमली। सी नंबर, एक अधातु का उदाहरण दीजिए जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो अधातु जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है वो है ब्रोमीन। उसका अगला क्वेश्चन डी नंबर, CnH2n किस हाइड्रोकार्बन ग्रुप का सामान्य सूत्र है। तो CnH2n एल्किन हाइड्रोकार्बन ग्रुप का सामान्य सूत्र है। ई नंबर है, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं। तो आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को समूह कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारे बीच, उत्तल लेंस में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचिए जब वस्तु को प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है। तो ये देखिए, एक हम लोग सबसे पहले एक उत्तल दर्पण लेते हैं, उत्तल लेंस का प्रतिबिंब बनाए, उस उत्तल लेंस बनाए। उसके बाद प्रतिबिंब को जहाँ पे प्रतिबिंब नहीं, वस्तु को जहाँ पे रखने के लिए बोला गया है वहाँ पे वस्तु को रखा जाता है। वस्तु को बोला गया है कि प्रकाश केंद्र O और फोकस F के बीच में रखना है। तो उन दोनों के बीच में हम लोग वस्तु को रखे और उससे 2 किरण लिए और इस तरह से उसका प्रतिबिंब बनता हुआ यहाँ पे एडेस बीडेस दिखाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर, इसमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। H2 प्लस O2 तीर का चिन्ह H2O। तो इसका आंसर हो जाएगा 2H2 प्लस O2 तीर का चिन्ह 2H2O। बी नंबर है, MnO2 प्लस HCl तीर का चिन्ह MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। इसका आंसर हो जाएगा MnO2 प्लस 4HCl तीर का चिन्ह MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2O। अगला प्रश्न देखते हैं, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, उसे कैसे दूर किया जा सकता है। जब मनुष्य निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट देख सकता है पर दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसे उचित क्षमता के अवतल लेंस उपयोग द्वारा दूर किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, सोडियम को किरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा, सोडियम एक सक्रिय धातु है जो ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर रासायनिक अभिक्रिया कर आग पकड़ लेता है। यह ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए इसलिए इसे केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। अगला प्रश्न है 7 नंबर, खतरे का निशान लाल होता है, ऐसा क्यों। तो इसका उत्तर है, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य बाकी रंगों से अधिक होता है, जिसके कारण लाल रंग वायु में मौजूद सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकीर्णन बहुत कम होता है, जबकि बाकी रंगों का प्रकीर्णन हो जाता है और लाल रंग हमारे नेत्रों तक आसानी से पहुंचता है, इसलिए खतरे का निशान लाल होता है। अगला प्रश्न है, मेंडलीव की आवर्त सारणी की 2 उपलब्धियाँ 2 विसंगतियाँ लिखिए। तो सबसे पहले उपलब्धियाँ जो हैं वो पहला है, यह परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम पर आधारित है। दूसरा है, तत्वों को रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकृत किया है। विसंगतियां हैं, इसमें पहला विसंगति है, हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाया गया था और दूसरा था समस्थानिकों की कुछ समस्या थी। अगला प्रश्न है 9 नंबर, 10 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बीम 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या का किसी अवतल दर्पण के सामने
36 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हम लोग का जो चीज़ें दी हुई हैं सबसे पहले उनको उद्धृत किया गया है। यहाँ पर सबसे पहला दिया है बीम की ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद बताया गया है वस्तु दूरी है 36 सेंटीमीटर। और हम लोग के यहाँ पे वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है वो है 40 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं अगर वक्रता त्रिज्या दिया हुआ रहेगा तो हम लोग उसका फोकस दूरी निकाल सकते हैं। फोकस दूरी बराबर हम लोग जानते हैं F बराबर r/2 होता है। तो r यहाँ पे हम लोग का वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है 40, तो इसीलिए 40/2 हो गया। उसके बाद 40 को 2 से भाग देने पर 20 सेंटीमीटर आया। हम लोग जानते हैं वस्तु दूरी हमेशा माइनस में होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस चिन्ह लगाया गया है। और ये अवतल दर्पण है, इसलिए इसका फोकस दूरी के सामने माइनस चिन्ह लगाया गया। और हम लोग जानते हैं वस्तु दूरी हमेशा माइनस में होता है। अगला हम लोग यहाँ पे लिखे दर्पण सूत्र लिखे। हम लोग जानते हैं दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f। यहाँ पे 1/, हम लोग को v का वैल्यू निकालना है, इसलिए यहाँ पे v को इस तरफ रखे हैं बराबर के इस तरफ, और बाकी सबको उस पार ले गए। उस पार जब लेके गए तो 1/u इधर प्लस था, बराबर के उस तरफ लेके गए तो उसके 1/u के आगे उसका साइन जो है वो माइनस हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग f का वैल्यू पुट करते हैं -20, u का वैल्यू पुट करते हैं -36। उसके बाद हम लोग -20 और -36 का लॉसन निकालते हैं। लॉसन निकालने पर 180 प्राप्त होता है। उसके बाद कैलकुलेट करके हम लोग v का वैल्यू निकाल लेते हैं -2.15 सेंटीमीटर। उसके बाद उसका आवर्धन निकालते हैं। आवर्धन का फॉर्मूला हम लोग को पता है, h2 जो है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई है और h1 जो है वो वस्तु की ऊंचाई है। और तो यहाँ पे हम लोग सारे चीज़ों का वैल्यू पुट कर देते हैं, उससे हम लोग h2 का वैल्यू निकल जाता है और h2 है -14.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे प्रकृति देखिए, h2 का जो मान आया है वो माइनस में आया है। इससे प्रतीत होता है कि प्रतिबिंब जो हमारा बनेगा वो उल्टा बनेगा, वास्तविक होगा। और देखिए यहाँ पे वस्तु का तुलना में प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से बड़ा बन रहा है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, दिए गए चित्र में जल के साथ CaO की अभिक्रिया को दर्शाया गया है। ठीक है, तो इसमें पहला को प्रश्न पूछा है कि 1 और 2 का नाम लिखिए। तो यहाँ पहला नंबर जो है वो हो जाएगा आपका बीकर, और दूसरा जो है वो जल। इसमें बीकर है और जल है, और इसमें होने वाली अभिक्रिया का नाम लिखिए। तो इसमें जो अभिक्रिया हो रही है उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। और अभिक्रिया का समीकरण इस तरह का है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड + H2O जल। उसके बाद तीर के चिन्ह है, देखिए उसका जो उत्पाद बन रहा है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर। एक घर में 12 वाट के 10 LED बल्ब एवं 75 वाट के 5 पंखे लगे हैं। ये प्रतिदिन 10 घंटा उपयोग में लाए जाते हैं। फरवरी 2020 का बिल तैयार कीजिए यदि दर 6 रुपया प्रति यूनिट हो। तो सबसे पहले हमें 1 महीने का बिल निकालने के लिए सबसे पहले जो भी एप्लियंसेस होते हैं, इलेक्ट्रिक से चलने वाले उपकरण होते हैं, उन सब का कौन कितना वाट यूज कर रहा है प्रतिदिन के हिसाब से उसको कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ पे और एक चीज़ ध्यान में रखने का है कि फरवरी 2020 जो था उसमें फरवरी का महीना लीप वर्ष था, इसलिए दिनों का जो संख्या होगा वो 28 नहीं होके 29 होगा। इसी तरह से हम लोग फरवरी 2020 का बिल निकालते हैं और बिल हम लोग का प्राप्त होता है 861.3 रुपया। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड NaCl। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। और बुझा हुआ चूना का होता है CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत चुंबक क्या है? एक परिनालिका एक चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है? इसका उत्तर हो जाएगा, किसी चुंबकीय पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह चुंबक की भांति कार्य करता है एवं विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त करने पर उसके चुंबकीय गुण समाप्त हो जाते हैं। ऐसे चुंबक को हम विद्युत चुंबक कहते हैं। परिनालिका में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विद्युत धारा के कारण परिनालिका में एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। इस प्रकार परिनालिका एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है।
अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर, समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। एक समजातीय श्रेणी कार्बनिक यौगिकों का ऐसा समूह होता है जिनकी एक जैसी संरचना तथा एक जैसे रासायनिक गुणधर्म होते हैं। साथ ही श्रेणी में हर आगे आने वाला यौगिक अपने एकदम पीछे वाले यौगिक से CH2 समूह में अंतर रखता है। उदाहरण के रूप में हम लोग देख सकते हैं एल्केन की समजातीय श्रेणी यहाँ पे दिया हुआ है। सामान्य सूत्र एल्केन का होता है CnH2n+2, एल्केन का मीथेन का हो जाता है CH4, इथेन का हो जाता है C2H2, प्रोपेन का होता है C3H6, ब्यूटेन का होता है C4H10 इत्यादि। ये सारे एल्केन के समजातीय श्रेणी है। तो इनका अगर विशेषता यहाँ पे देख लेते हैं। पहला नंबर विशेषता है, एक समजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों का सामान्य सूत्र एक जैसा होता है, जैसे एल्केन का CnH2n+2। दूसरा विशेषता है, श्रेणी में क्रम में आने वाले हर अगले समजात के बीच एक हाइड्रोजन और 2 कार्बन का अंतर अर्थात CH2 का अंतर उनके आणविक सूत्र में रहेगा। तीसरा विशेषता है, एक श्रेणी के सभी सदस्य एक जैसे रासायनिक गुणधर्म दर्शाते हैं। चौथा है, एक श्रेणी के सभी सदस्य अपने आणविक द्रव्यमान बढ़ने के साथ साथ अपने भौतिक गुणधर्मों में भी क्रमबद्धता ग्रेजुअली चेंज दर्शाते हैं इत्यादि। अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर, विद्युत मोटर क्या है, इसकी कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यहाँ पे उसका चित्र अंकित किया गया है। विद्युत मोटर में क्या क्या रहते हैं इसमें देखिए, दो तरफ 2 चुंबक हैं NS नाम से, उसके बाद उसका धुरी है, वहाँ पे कार्बन ब्रश हैं और उनमें से एक कुंडली दर्शाया गया है ABCD, और उसको कनेक्ट किया गया है एक की से। तो इसका कार्यविधि देखिए, इसमें क्या होता है, जब कुंडली ABCD में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब कुंडली के समानांतर भुजाओं पर एक बल कार्य करता है जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, जिससे आर्मेचर घूम जाता है। आधा घूमने के बाद P का संपर्क Y से और Q का संपर्क X से हो जाता है, जिससे धारा की दिशा उलट जाती है। इस प्रकार आधे चक्कर में कुंडली में धारा की दिशा बदलती रहती है एवं कुंडली पर लगातार एक दिशा में घूमती रहती है और मोटर कार्य करना शुरू कर देता है, और इस तरह से मोटर का कार्य संपन्न होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, समवायता किसे कहते हैं, पेंटेन के समवायों के नाम एवं संरचनात्मक सूत्र लिखिए। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका अनुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग हो, उसको हम लोग समवायव कहलाते हैं। इस घटना को समवायता कहते हैं। पेंटेन के समवायों के नाम एवं संरचना सूत्र देखिए। पहला है नॉर्मल पेंटेन, इसमें किस तरह का श्रृंखला बनता है। उसका दूसरा है आइसोपेंटेन, इसका भी श्रृंखला दर्शाया गया है, संरचना किस प्रकार का होता है। और तीसरा है नियोपेंटेन, इसका भी संरचना यहाँ पे दर्शाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग ग्रुप बी बायोलॉजी से। 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 का ए। इसमें ए नंबर में क्वेश्चन पूछा गया, जीवन के कौन से प्रक्रम अनिवार्य हैं। तो जीवन के लिए पोषण, श्वसन, संवहन तथा उत्सर्जन अनिवार्य हैं और इनके सम्मिलित रूप को हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। बी नंबर प्रश्न है, उस पादप हार्मोन का नाम लिखिए जो पतझड़ को उत्प्रेरित करता है। तो वो पादप हार्मोन का नाम है एब्सिसिक अम्ल है। सी नंबर है, एक ऐसे जंतु का नाम लिखिए जिसमें बाह्य निषेचन होता है। तो मेढक एक ऐसा जंतु है जिसमें बाह्य निषेचन होता है। इसके अलावा भी कुछ और जंतु हैं जिसमें बाह्य निषेचन होता है। अगला प्रश्न है 17 का डी नंबर, XY गुणसूत्र वाला नवजात शिशु नर है अथवा मादा। तो XY गुणसूत्र से जो शिशु उत्पन्न होता है वो उसका जो लिंग होता है वो नर होता है। ई नंबर है, भारत में बायोगैस किस नाम से प्रचलित है। तो भारत में बायोगैस जो है वो उसको गोबर गैस कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारे बीच, कौन से कारक ऐसी समष्टि के आकार का निर्धारण करते हैं। तो वो जो समष्टि के आकार का निर्धारण करते हैं वो है प्राकृतिक चयन, अनुकूलन तथा विभिन्नता। 19 नंबर, बायोगैस संयंत्र से पर्यावरण को क्या लाभ है। पहला जो लाभ है वो स्वच्छ ईंधन प्राप्त होगा जिससे वायु प्रदूषण कम होगा। दूसरा लाभ है जैविक अपशिष्ट पदार्थों का उचित रूप से निष्पादन किया जा सकेगा।
20 नंबर प्रश्न है, किसी आहार श्रृंखला में पाए जाने वाले विभिन्न पोषी स्तरों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे देखिए विभिन्न पोषी स्तर का जो नाम यहाँ पे लिखा गया है, घास है, टिड्डा है, मेंढक है, सांप है, बाज है, और बाज भी अंत में अपघटित हो जाता है और सबसे अंत में इसलिए अपघटन यहाँ पे दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, जल संरक्षण के किन्हीं दो पारंपरिक विधियों के नाम लिखिए। तो जल संरक्षण के पारंपरिक विधि में आता है, पहला तालाब खोदकर वर्षा जल का संरक्षण, दूसरा है खादिन पद्धति द्वारा जल संरक्षण। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर, प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों में कौन से अनुकूलन होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों में क्लोरोफिल का होना, रंध्रों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, जड़ से जल का पत्तियों द्वारा परिवहन करना, ये सब अनिवार्य होते हैं। 23 नंबर प्रश्न, प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने में क्या अंतर है। तो यहाँ पे देखिए पहला अंतर जो है, प्रतिवर्ती क्रिया मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है और टहलना जो है वो मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है। दूसरा अंतर है, यह किसी प्रतिवर्ती क्रिया या किसी घटना के प्रतिक्रिया स्वरूप जल्द घटित होती है, जबकि टहलने की प्रतिक्रिया थोड़ी धीमी प्रक्रिया है। उसके बाद देखिए तीसरा जो अंतर है, यह प्रतिवर्ती क्रिया जो है वो एक अनैच्छिक क्रिया है और टहलना जो है वो एक ऐच्छिक क्रिया है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे बीच 24 नंबर, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। इसका उत्तर हो जाएगा, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की सीधी भूमिका नहीं होती है, परंतु प्रतिवर्ती क्रिया होने के पश्चात इसका संदेश मस्तिष्क तक पहुंचता है, जिससे उसको इस चीज़ का पता चलता है कि कुछ घटना हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर, निम्नलिखित को समझाइए। जीन प्रवाह जो होता है वो समष्टियों में निषेचन द्वारा जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया को जीन प्रवाह कहते हैं। बी नंबर है जीन पूल होता है किसी जनसंख्या समूह या जाति विशेष के सभी जीनों से संबंधित सूचना का जो संग्रह होता है उसको हम लोग जीन पूल कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 26 नंबर, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं। तो यहाँ पे देखिए एक मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र दर्शाया गया है। इसी के साथ ये 26 क्वेश्चन जो परीक्षा में आए हुए थे, और इससे आपको पैटर्न के बारे में सही अंदाज़ा होगा और अगला तैयारी करने में आपको एक सुगम पथ प्राप्त होगा। आपको एक गाइडलाइंस मिल जाएगा कि आगे की तैयारी में कैसे पैटर्न से हम लोग प्रश्नों का हल करें या किस पैटर्न में प्रश्न पूछे जाते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।